नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लाइनमैन की टेस्ट सीरीज के बारे में हम देखेंगे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब ये कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इनमें से मतलब ये है कि आपको कोई डाउट लगता है, जो भी क्वेश्चन डाउट लगता है या जो भी चीज़ समझ नहीं आता तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप कॉमेंट्स कर सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरे दिन नेक्स्ट दिन आपको उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रेरक की बात कर रहा है। प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके अनुपाती होती है? पहला क्वेश्चन क्या है? प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके अनुपाती होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तात्कालिक धारा और धारा में परिवर्तन की दर के गुणनफल के। दूसरा ऑप्शन बी क्या है? तात्कालिक धारा के वर्ग के। तीसरा ऑप्शन क्या है? धारा में परिवर्तन की दर के वर्ग के। चौथा ऑप्शन है प्रेरक के तापमान के। पांचवा ऑप्शन है तात्कालिक धारा और धारा में परिवर्तन की दर के योग। यहाँ पे योग की बात कर रहा है, यहाँ गुणनफल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है, यहाँ पे तापमान की बात। चार कंडीशन को अप्लाई किया है। तो मेन है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा सॉल्व नहीं किया जाता मेन जब तक कि आपको फार्मूला नहीं पता होगा, क्योंकि फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जब भी फार्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका मेन फार्मूला होता है, प्रेरक में तात्कालिक शक्ति की बात कर रहा है। तात्कालिक शक्ति मतलब होता है P इंस्टेटेनियस इज इक्वल टू होता है I इंस्टेटेनियस। क्या होता है? I इंस्टेटेनियस इंटू DI/dt। ये इसका फार्मूला होता है। अब DI/dt इसका मतलब क्या होता है? DI/dt इसका मतलब होता है E इज इक्वल टू DI/dt होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये E की मतलब ये है कि DI/dt की जगह E रखेंगे तो हमारा जो मेन फार्मूला बन जाएगा, इसका मेन फार्मूला क्या बन जाएगा? PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PI मतलब होता है इंस्टेटेनियस मतलब होता है तत्कालिक। ये चीज़ आपको याद रखना है। PI इज इक्वल टू होगा क्या? I इंस्टेटेनियस इंटू E हो जाएगा। ये इसका E मतलब होता है DI/dt। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रूप गुणक का मान शेष गुणक के बराबर किस में होता है? ठीक है, यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से 5 ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। तो पहला ऑप्शन है वर्ग तरंग, दूसरा है त्रिकोण तरंग, तीसरा है आरादाती तरंग, चौथा है अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्या तरंग। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन है पूर्ण तरंग दिष्टकारी ज्या तरंग। तो मेन जो बात होती है, किसकी बात कर रहा है? फॉर्म फैक्टर। रूप गुणक को फॉर्म फैक्टर से डिनोट किया जाता है। और शेष गुणक को क्या बोला जाता है? शेष गुणक को बोला जाता है पीक फैक्टर। शेष गुणक को क्या बोला जाता है? पीक फैक्टर भी बोलते हैं इसको, पीक फैक्टर भी बोलते हैं इसको। और हिंदी में बहुत सारे इसके नाम होते हैं, शेष गुणक, अधिकतम गुणक, मैक्सिमम गुणक। ये सारे इसके अधिकतम मतलब ये है कि अधिकांश नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है? रूप गुणक की बात कर रहा है, मतलब होता है क्या? फॉर्म फैक्टर। किसकी बात कर रहा है? फॉर्म फैक्टर। एफ इज इक्वल टू यहाँ पे बोल रहा है बराबर होता है शेष गुणक पीक फैक्टर के। किसके बराबर की बात कर रहा है? पीक फैक्टर। ये कब कौन सी कंडीशन में होगा? ये किस कंडीशन में होगा? वर्गाकार तरंग में होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। अब ए होगा तो ये कैसे होगा? तो ये आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको कि मान लो यहाँ पे ये जीरो मतलब ये है कि ये जीरो लाइन है। और जीरो लाइन में हम किसकी बात करेंगे? वर्ग तरंग कैसे बनाएंगे? इस टाइप का बनाएंगे तरंग। फिर उसके बाद निगेटिव में इस साइड इस टाइप से ऐसे तरंग बनाएंगे। तो ये क्या होगा? वर्गाकार तरंग हो गई मान लो। अब ये वर्गाकार जो तरंग होगी, ये वर्गाकार तरंग का जो मान होगा ये क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी। फिर नीचे करंट फ्लो होगी तो ये क्या होगी? जीरो में आ जाएगी। फिर उसके बाद निगेटिव में जाएगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। फिर जीरो में जाएगी। फिर उसके बाद पॉजिटिव में जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये कांस्टेंट कंडीशन को अप्लाई करता है। मतलब ये है कि इसका जो ये मतलब ये कि हर कंडीशन में ये वाले तात्कालिक मान होंगे, ये क्या होगा? बराबर होते हैं। यानी कि इसका जो हर समय जो अधिकतम मान जो है इसका बराबर, जब वो जीरो
जीरो की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में आता है तो उस समय की बात करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इसका रूप गुणक जो है वो शीर्ष गुणक के बराबर हो जाता है, इसलिए याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध ओमी प्रतिरोधी में रोधक में वोल्टेज फेस और धारा फेस के मध्य का फेस कोण क्या होता है? किसकी बात कर रहा है? ओमी परिपथ, ओमी प्रतिरोध की बात कर रहा है। और जब भी हम प्रतिरोध की बात करते हैं उसमें वोल्टेज का फेस और धारा के फेस के मध्य का फेस कोण की बात कर रहा है। मतलब ये होता है कि इसका मतलब कोण की बात कर रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच का कोण। और कौन सी शुद्ध की बात कर रहा है? प्योर 100% प्योर रेजिस्टिव मटेरियल की बात करते हैं। तो जब भी हम 100% प्योर रेजिस्टिव, तो रेजिस्टेंस के बात करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को इस टाइप का ऐसा सिंबल होता है, पहाड़ी जैसे सिंबल होता है। ये जनरली आप मतलब पढ़ चुके हो ITI में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फेस और वोल्टेज के बीच मतलब ये है कि वोल्टेज और धारा के बीच का फेस कोण क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री और पांचवा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो हमको चॉइस करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसके राइट आंसर हम जब भी देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब भी आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को इस टाइप से ऐसा पहाड़ी जैसे संरचना इसकी बनाई जाती। क्यों बनाई जाती है, इसका मेन फैक्ट आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, देखो करंट और वोल्टेज क्या होता है, तो करंट की बात करते हैं तो करंट क्या होती है और वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को लगने वाला जो बल होता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, जब उसे बोला जाता है वोल्टेज। अब वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में ऐसे गति करने लगते हैं तो इसको बोला जाता है क्या, करंट बोला जाता है। मतलब ये है कि एक सरल रेखा में गति करेंगे, ठीक है, तो उसको करंट बोलेंगे। तो वोल्टेज और करंट, इन दोनों के बीच करंट कौन सी चल रही है और वोल्टेज जो चल रहा है, वोल्टेज जो लग रहा है अप्लाई हो रहा है और करंट चल रही है, इसका टाइम पीरियड कैसा होगा, इनके बीच में कितना अंतर होगा, समय का अंतर कितना होगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तो जब भी अगर मान लो किसी पहाड़ी में इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ता है, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेले जाता है पहाड़ी के ऊपर, कौन ढकेलेगा, तो वोल्टेज ढकेलेगा। जब वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन को ऊपर ढकेलता है तो ये ऊपर जाते तक के मतलब ये है कि एक बार और नीचे वो फिसल जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ेंगे फिर उसके बाद फिसल जाएंगे। तो क्या होता है कि वोल्टेज ने इलेक्ट्रॉन को ऊपर ढकेला, फिर जैसे ही सेकेंड राउंड में ढकेलने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन जब चढ़ते हैं ऊपर, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊपर चढ़ते हैं तो उनको रास्ता मिल जाता है और वो फिर से नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अगेन जो इलेक्ट्रॉन नीचे गिरे हैं उनको ऊपर चढ़ाता है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि यहाँ पे वोल्टेज और जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलने का जो समय होता है वो सेम हो जाता है। वोल्टेज अप्लाई होने का समय और इलेक्ट्रॉन के चलने का समय सेम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, रेजिस्टिव पदार्थ में वोल्टेज और करंट के बीच में फेस कोण जो होता है वो 0 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट इन फेस चलते हैं, साथ साथ चलते हैं शुद्ध प्रतिरोधी ओमी प्रतिरोध में, ठीक है। कैसे चलते हैं, तो ये मान लो वोल्टेज है और जो करंट है ये करंट, ये मतलब इन फेस दिखाया जाता है। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे हमको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 12 ओम के प्रतिरोध और 0.15 हेनरी के प्रेरक, ठीक है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना है हमको, है ना, ठीक है। 12 ओम के प्रतिरोध और 0.15 हेनरी के प्रेरक और 100 माइक्रोफेरेड के संधारित्र युक्त एक श्रेणी RLC परिपथ, कौन सा परिपथ है, श्रेणी RLC परिपथ है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति में ये काम कर रहा है। कौन सी आपूर्ति में काम कर रहा है, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति में काम कर रहा है, ठीक है। तो आपूर्ति के साथ श्रेणी में संयोजित है। तो प्रेरक की प्रेरकी प्रतिघात, किसकी बात कर रहा है, प्रेरक की श्रेणी में लगा हुआ है तो प्रेरक का प्रेरकी प्रतिघात की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रेरक की प्रेरकी प्रतिघात। अब यहाँ पे इतने सारे कुछ नहीं देखना है, रेजिस्टेंस नहीं देखना है, यहाँ माइक्रोफेरेड ये नहीं देखना है, RLC कुछ नहीं देखना है, यहाँ 100 वोल्ट कुछ नहीं देखना है। मेन दो प्रेरकी प्रतिघात यानी XL की बात कर रहा है और XL इज इक्वल टू होता है 2πfL,
क्या होता है 2πfl की बात कर रहा है। मतलब ये है कि 2π मतलब ये चक्र है, पूरा वृत्त है, और उसके बाद f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, l मतलब होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कितना है दिया रखा है 0.15 हेनरी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखा है यहाँ पे 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो जब हम मतलब ये है कि इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन 2π का मान कितना होता है 3π का मान 3.14 होगा, ठीक है। इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब ये है कि 14 दूनी 28, मतलब ये है कि कुल मिला के इसका मान हो जाएगा 6.28 का मान हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो मतलब ये है कि एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.28 गुणा, ठीक है। और इंडक्टेंस कितना दिया है 0.15 दिया हुआ है, इंटू 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है 50 हर्ट्ज। अब ये पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम ये पूरे तीनों को 6.25 गुणा 0.15 गुणा 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 47.13, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? किसकी बात कर रहा है? निकिल आयरन सेल। किसकी बात कर रहा है? निकिल आयरन सेल, ठीक है। निकिल आयरन सेल को नीफे सेल के नाम से भी जाना जाता है, NIFE, ठीक है। मतलब NI मतलब होता है निकेल, FI मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो निकिल आयरन नीफे सेल भी कहा जाता है। तो नीफे सेल जो होता है ये शुष्क सेल होता है। कौन सा सेल होता है? मतलब शुष्क बैटरी होती है एक प्रकार की। तो ये जो बैटरी लेड एसिड बैटरी के बाद निकिल आयरन जब हम सेल और बैटरी में पढ़ते हैं तो इसका जो धनात्मक प्लेट किसकी होती है बोलता है। तो पहला ऑप्शन है क्या? निकिल हाइड्राइड। दूसरा ऑप्शन है लेड परऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है फेरस हाइड्रोक्साइड। चौथा ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पांचवा है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा निकेल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NiOH ट्वाइस इस ये वाला जो है ये प्लेट क्या होगी मतलब कि किसकी होगी तो धनात्मक प्लेट होगी, मतलब एनोड की प्लेट होगी। और जब हम एनोड की बात करते हैं तो कैथोड काय की होगी तो आयरन की होगी। किसकी होगी? आयरन। आयरन मतलब होता है क्या? Fe मतलब होता है क्या? आयरन। फेरस बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। किसकी बात कर रहा है? लेड एसिड सेल की बात कर रहा है, यानी कि द्रवी सेल की बात कर रहा है। और ये जो है कौन सा सेल होगा तो ये एसिड सेल होगा। तो इसमें बात कर रहा है पहला ऑप्शन जो होगा, पहला ऑप्शन क्या है? संपूर्ण H2SO4 बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? 1 भाग H2O और 3 भाग जो है H2SO4, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? 2 भाग H2O और 2 भाग H2SO4 और 3 भाग H2O और 1 भाग जो है H2SO4। और ई वाला जो ऑप्शन है या तो सी या तो डी। अब आपको चॉइस करना है। तो मेन है आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बैटरी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन। यदि आपने पूरी डिटेल में पढ़े हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। यदि आपने डिटेल में नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन ऐसा मतलब ये है कि किसी के सुनने और किसी के बोलने से कुछ नहीं समझ आएगा। तो मेन बात है जब भी हम बैटरी का निर्माण करते हैं, जब बैटरी यहाँ पे जो भी लेड एसिड बैटरी होती है, यहाँ पे प्लेट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है 3 भाग पानी का डाला जाता है H2O का 3:1, ठीक है, 3:1 के रूप में। तो यदि मान लो 3 बूंद काय की पानी की डाल रहे हो यहाँ पे, तो 1 बूंद काय की डालोगे H2SO4 की डालोगे। मतलब ये है कि इसका जो राइट आंसर होगा 3 भाग H2O और 1 भाग जो होगा H2SO4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 1 एम्पीयर की धारा किसी लैंप में, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। 1 एम्पीयर की धारा किसी लैंप में 100 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। कितने सेकेंड तक के? 100 सेकेंड तक की प्रवाहित होती है। तो उस लैंप में कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो? ये भी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने आपको बोला कि जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो फार्मूले से रिलेटेड होते हैं, जो
थ्योरेटिकल बनाया जाता है, बस आती है कि अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्यू की, बात कर रहा है कि क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है, समय गुणा धारा गुणा समय होता है, ठीक है। टी मतलब होता है समय, आई मतलब होता है धारा। जब भी हम बात कर रहे हैं क्या, 1 एम्पियर की धारा और 100 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे करंट कितना है 1 एम्पियर गुणा समय कितना है 100। 1 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 गुणा 1 मतलब ये है कि इक्वल टू 100 गुलाम, 100 सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली 2 प्लेट वैद्युत परावैद्युत के रूप में वायु एप्सिलॉन बराबर होता है 8.85 पिकोफैरेड के साथ 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित धारिता का मान निकालिए। अब यहाँ पे धारिता का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, धारिता का मान निकालना है, ठीक है। तो धारिता सी बराबर फार्मूला क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन ए अपान डी होता है। एप्सिलॉन ए अपान क्या होता है, डी। डी मतलब होता है 2 प्लेट की दूरी, ये 2 प्लेट है और बीच में क्या होगा, परावैद्युत माध्यम है, मतलब एप्सिलॉन है, और ए मतलब होता है ये प्लेट का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल की प्लेट है ये दोनों जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। तो फार्मूले से जब रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस टाइप से करना है वो बता रहा हूँ। सी बराबर क्या है, सी बराबर निकालना है तो 2 वर्ग मीटर मतलब दूरी कितनी है, 2 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद